नमस्कार, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स क्लासेस में। अगर करंट अफेयर्स आपकी प्रिपरेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है तो जुड़ जाइए हमारे साथ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम 23 जुलाई के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। हिंदी अगर कैलेंडर के अनुसार हम देखें तो सावन माह की कृष्ण पक्ष का द्वितीय तिथि आज समझा जाता है 23 जुलाई को। ठीक है, आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो पहली न्यूज़ है, इट इज़ रिलेटेड टू इकोनॉमिक सर्वे। अभी आप जब ये न्यूज़ देख रहे हैं 23 जुलाई को, तो इस समय पार्लियामेंट के अंदर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी एनुअल बजट पेश कर रही हैं। लेकिन 2000 अगर मैं 1965 की बात करता हूँ या उसके बाद का जो सिलसिला स्टार्ट हुआ था उससे पहले की अगर मैं बात करता हूँ तो उससे पहले इकोनॉमिक सर्वे और प्लस एनुअल बजट दोनों एक ही दिन प्रेजेंट किया जाता था फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। अब ये अलग अलग दिन, एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है, उसके बाद एनुअल बजट पेश किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। तो फाइनेंस मिनिस्टर हम सबको पता है कि जो पुराना कार्यकाल था मोदी जी का, वहीं से इन मिनिस्टर ने कंटिन्यू किया है, दैट इज़ निर्मला सीतारमण। और 22 जुलाई को अगर हम देखें तो इनके द्वारा इकोनॉमिक सर्वे जो है वो प्रेजेंट किया गया है। अब इकोनॉमिक सर्वे क्या है? द सर्वे प्रोवाइडेड अ कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू ऑफ द इंडियन इकोनॉमीज परफॉर्मेंस, कि भारत की अर्थव्यवस्था ने किस तरीके से परफॉर्म किया पिछले साल। ठीक है, यानी 2023-24 का पूरे साल का क्या परफॉर्मेंस रहा, क्या प्रोस्पेक्ट हैं, चैलेंजेस क्या रहे और आगे क्या हो सकते हैं, पॉलिसी क्या रिकमेंड जो हुई थी वो सही से इम्प्लीमेंट हुई या नहीं, और नहीं हुई है तो आगे क्या रिकमेंडेशन हो सकता है। ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक सर्वे में निकल के आती हैं जो कि हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा प्रेजेंट किया गया। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो रेजिलिएंट इकोनॉमी की कहा गया है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है 7% के साथ लगातार तीसरी बार कंसेक्यूटिव ईयर में ग्रो किया है। ठीक है, चाहे कंजम्पशन की बात हो तो कंजम्पशन हमारा स्टेबल रहा, कि हमने बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं किया। इट मीन्स कि हम जो रिसोर्सेस यूज़ कर रहे हैं वो एक स्टेबल तरीके से यूज़ कर रहे हैं। हमारी जो इन्वेस्टमेंट डिमांड थी वो इम्प्रूव हुई है। किसी देश की अगर इन्वेस्टमेंट डिमांड इम्प्रूव होती है तो इट मीन्स कि अब चाहे वो एनर्जी सेक्टर हो या किसी भी सेक्टर में अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो उसमें ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं, एज वेल एज डेवलपमेंट। इसके अलावा हमारा जो इम्प्रूव्ड करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, कि जो ट्रांजैक्शन होता है पूरे देश का उसको लेके बात की जाती है। अगर ये डेफिसिट में है तो इसका मतलब ये है कि हमने दूसरे पैसा ज़्यादा स्पेंड किया है हमने सर्विसेज को परचेज करने के लिए या दूसरे देशों से चीज़ों को एक्सपोर्ट करने के लिए, राइट। तो इसका मतलब कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ये कम होना चाहिए, जो कि अगर कंपेयर किया जाए तो 2% पहले था फाइनेंशियल ईयर 2023 में, 2024 में 0.7% पे आ गया। तो ये हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ये रिड्यूस हुआ है, दैट इज़ गुड थिंग। इट मीन्स कि हमने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया है, इंपोर्ट कम किया है पहले के कंपैरिजन में। ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व की अगर हम बात करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज की हम बात कर रहे हैं, कि फॉरेन एक्सचेंज का मतलब ये है कि अब हमें दूसरे देशों के साथ इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेड करना है या फिर जो भी बिजनेस वगैरह ये चीज़ें करनी है, तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज कितना है, कि हमारे पास फॉरेन जो पैसा है उसकी अगर हम बात करते हैं तो इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड और इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ करेंसी, जो हमारी सेंट्रल बैंक है उसके पास कितना फॉरेन एक्सचेंज है। तो ये भी ज़्यादा होता है तो इट इज़ गुड फॉर द इकोनॉमी। सो फॉरेन एक्सचेंज की अगर हम बात करते हैं तो could cover more than 10 months of projected imports and 98% of external debt, ऐसा बताया गया है किसके द्वारा? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं तो उसमें उनके द्वारा जो बताया गया उसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि स्टेबल रहा हमारा बैंकिंग सेक्टर भी, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर अगर स्टेबल रहता है तो यानी लोगों को लोन प्रोवाइड करना और फिर वापस जो इंटरेस्ट के साथ पैसा आता है वो सारी चीज़ें ठीक ठाक चली। ठीक है, सो बैंकिंग सेक्टर शोकेस स्टेलर परफॉर्मेंस विद डबल डिजिट क्रेडिट ग्रोथ। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं वो कम हुए हैं, इसका मतलब लोन वगैरह ज़्यादा नहीं देने की ज़रूरत पड़ी है, वो कम हुआ है। एंड इम्प्रूव्ड एसेट क्वालिटी एसेट्स की जो क्वालिटी होती है वो इम्प्रूव हुई है। ठीक है, कोर इन्फ्लेशन फॉल्स। अब कोर इन्फ्लेशन फॉल्स क्या है, कि कोर इन्फ्लेशन में आप देखिए इसमें फूड या फिर एनर्जी जो रिसोर्स हैं वो हम इंक्लूड नहीं करते हैं, जिसकी वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहती है। जिस वैल्यू की अगर हम बात करते हैं इसमें वो चीज़ें आती हैं जिसके ऊपर एक तरह से लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो देश की इकोनॉमी जिस पे डिपेंड रहती है, तो वो अगर हम देखें तो वो थोड़ा उसमें गिरावट आई है। रिटेल इन्फ्लेशन वॉज मेंटेन्ड एट 5.4%,
द लोएस्ट सिंस द पैंडमिक एंड ड्यू टू इफेक्टिव पॉलिसी इंटरवेंशन एंड आरबीआई मेजर्स। लेकिन फिर भी यहाँ पे इस चीज़ को तारीफ किया गया है कि जबकि पैंडमिक भी आया उसके बाद भी हमने 5.4% मेंटेन करके रखा, क्योंकि अच्छे पॉलिसी इंटरवेंशन हुए और उसके अलावा आरबीआई के द्वारा अच्छे मेजर्स लिए गए, चाहे रेपो रेट की बात करें या दूसरी चीज़ों में। पॉजिटिव शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन आउटलुक की अगर हम बात करते हैं तो इन्फ्लेशन जो है वो डिक्लाइन हुआ है 4.5% फाइनेंशियल ईयर 2025 में, और माना जा रहा है, मतलब डिक्लाइन होगा ऐसा एज्यूम करके चला जा रहा है, 4.1% हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर 2026 में। तो एक तरह से नॉर्मली अगर मॉनसून और ऐसा कोई एक्सटर्नल शॉक की कहीं कोई लड़ाई ना हो जाए, या फिर जैसे यूक्रेन और रसिया का चल रहा है ऐसी कोई चीज़ें ना आए, या फिर कोई डिजास्टर ना आए, तो इन दैट केस ये हमारा इन्फ्लेशन का रेट रहेगा विच इज़ गुड। ग्रोथ स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया कि आगे क्या किया जा सकता है। द फोकस विल बी ऑन बॉटम अप रिफॉर्म्स, जॉब एंड स्किल क्रिएशन, जैसा कि हमेशा प्रॉमिस करती आई हैं बीजेपी की पार्टी हो चाहे दूसरी पार्टी हो, कि हम और ज़्यादा जॉब जो हैं अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, लोगों की स्किल को इम्प्रूव किया जाएगा, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज जो हैं उनका डेवलपमेंट किया जाएगा, ग्रीन ट्रांजिशन की कार्बन जो एमिशन है उसको कम किया जाए, ठीक है, ग्रीन एनर्जी का बार बार नाम आता है आपने सुना होगा, एंड इनइक्वालिटी जो है देश के अंदर उसको एड्रेस किया जाएगा। एफडीआई इन्फ्लेशन, एक चीज़ और देखने को मिल रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो स्लो हुआ है। ये सिर्फ इंडिया के कंसर्न में नहीं है, ये पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड भी अगर हम बात करते हैं तो वो चीज़ देखने को मिला है कि ये चीज़ स्लो हुआ है, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो हैं अब थोड़ा कम कॉन्फिडेंट देखने को मिल रहा है। बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ लेके आ रही हैं जिसके कारण उनका कॉन्फिडेंस लूज़ हुआ है। लेकिन फिर भी अगर इंडिया की बात करते हैं तो पहले $42 बिलियन जो फाइनेंशियल ईयर 2023 में था, अब वो इन्वेस्टमेंट $26.5 बिलियन फाइनेंशियल ईयर 2024 में देखने को मिल रहा है, विच इज़ लो, ठीक है, विद ग्रॉस एफडीआई इनफ्लोज मॉडरेटिंग स्लाइटली, ऐसा कहना है फाइनेंस मिनिस्टर का। ग्रोइंग एनर्जी नीड्स, ठीक है, इंडियाज एनर्जी नीड्स आर प्रोजेक्टेड टू ग्रो 2 to 2.5 टाइम्स बाई 2047 विथ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन रिन्यूएबल एनर्जी, कि हम रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसमें काम कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो वाटर एनर्जी की बात हो, विंड एनर्जी की बात हो, सोलर एनर्जी की बात हो, इसके यूज़ की बात कही जा रही है। सेक्टरल परफॉर्मेंस अगर हम देखते हैं तो हमें पता है इकोनॉमी के 3 इंपॉर्टेंट सेक्टर होते हैं, तो एग्रीकल्चर जो है वो ग्रू किया है लगभग 4.18% एनुअली, पिछले 5 सालों का अगर रिकॉर्ड देखते हैं। इंडस्ट्री जो है वो 9.5% के हिसाब से ग्रो की है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में, और सर्विस सेक्टर जो है उसका लगभग 55% कंट्रीब्यूशन है इंडियन इकोनॉमी में फाइनेंशियल ईयर 2024 में। ये कुछ डिटेल थी, ये फैक्चुअल डेटा थे जो प्रोवाइड की गए किसके द्वारा, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के द्वारा, कि किस तरह का पूरा सर्वे रहा 2023 से 2024 फाइनेंशियल ईयर का। इसके साथ ही जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, कल की क्लास में मैं कोशिश करूँगा कि पूरा एक एनालिसिस करके जो बजट आया है एनुअल बजट वो आपके सामने प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट किया जाए। इकोनॉमिक सर्वे के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ये होता क्या है। हर साल Ministry of Finance publishes a report called Economic Survey of India, and this report usually comes out a day before the Union Budget, कि एक दिन पहले, जो कि मैंने आप बता रहा हूँ कि आज यूनियन बजट आ रहा होगा और एक दिन पहले ये पेश किया जाता है। इकोनॉमिक्स डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स प्रिपेयर दिस रिपोर्ट विद गाइडेंस फ्रॉम द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, कि जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, नॉर्मली एक सेक्रेटरी जो पोजीशन पे होते हैं, वो इकोनॉमिक डिवीज़न ऑफ द डिपार्टमेंट, ये लोग मिलके ये पूरा इकोनॉमिक अफेयर सर्वे जो है ये तैयार करते हैं, ठीक है, उनकी एडवाइस के बाद। अगर हम देखें तो व्हाट हैपेंड इन द इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द लास्ट 12 मंथ, कि ये जो इकोनॉमिक सर्वे है ये बताता है कि पिछले 12 महीनों में भारत की अर्थव्यवस्था में क्या हुआ है उसको पूरी तरह से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, कि ऑल्सो गिव्स एन आइडिया ऑफ हाउ द इकोनॉमी विल डू इन द करेंट ईयर, और फिर अब इस साल क्या करेगी इकोनॉमी उसका भी एक आइडिया, एक अनुमान लगाया जा सकता है। इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट ऑल गिव्स अ स्नैपशॉट ऑफ द कंडीशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, दिस इंक्लूड इन्फॉर्मेशन अबाउट थिंग्स लाइक साइज ऑफ द इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, जॉब एंड ट्रेड, ये सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल आता है। पहली बार अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक सर्वे जो था वो प्रेजेंट किया गया था कब, 1950-51 में, जब इलेक्शन की बात होती है, ठीक है, वैसे 52 में इलेक्शन हुए थे एक तरह से, और इसको प्रेजेंट किया जाता था यूनियन बजट के साथ। लेकिन 1964, मैंने आपको 65 बताया था, 1964 से
इसको सेपरेटली एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे और फिर नेक्स्ट दिन एनुअल बजट जो है वो पेश किया जाता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ जो है इट इज़ अबाउट नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, NTPC जिसको कहते हैं, विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड, हरियाणा गवर्नमेंट साइन MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू सेट अप ग्रीन चारकोल प्लांट, कि एक ग्रीन चारकोल प्लांट जो कोयले का है वो हम क्या करेंगे, वो सेटअप करेंगे। अब इसका क्या यूज़ रहेगा, चारकोल बर्निंग के लिए और एनर्जी क्रिएशन के लिए यूज़ होता है। ग्रीन का मतलब ये है कि एक तरह से कम कार्बन एमिशन होगा एंड एज वेल एज वेस्ट को यूज़ करके इस प्लांट के अंदर वेस्ट को यूज़ करके चारकोल बनाया जाएगा, विच इज़ अगेन वेरी गुड थिंग, राइट। सो किसके साथ ये हुआ है, विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड, दे विल सेटअप 2 ग्रीन चारकोल प्लांट, की 2 ग्रीन चारकोल प्लांट सेटअप किए जाएंगे। कहाँ पे, गुरुग्राम में, फरीदाबाद में, और ये दोनों कहाँ हैं, हरियाणा के अंदर हैं। दीज प्लांट्स विल कन्वर्ट म्यूनिसिपल वेस्ट, जो वेस्ट हमारे घरों से जाता है, म्यूनिसिपल बॉडीज़ जो गाड़ियाँ आती हैं लेके जाती हैं, वो इन पर्टिकुलर वेस्ट से चारकोल या फिर ग्रीन कोल प्रोड्यूस करेंगे, यानी मैन्युफैक्चर करेंगे और फिर उसको यूज़ में लाया जाएगा। तो एक एग्रीमेंट साइन किया गया है बिटवीन द NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड एंड द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ गुरुग्राम एंड फरीदाबाद। कहाँ पे हुआ ये, चंडीगढ़ के अंदर, और उस समय प्रेजेंट थे चीफ मिनिस्टर कहाँ के, हरियाणा के, क्या नाम है, नायब सिंह सैनी, और साथ में यूनियन मिनिस्टर भी थे फॉर पावर एंड यूनियन मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इनका नाम है मनोहर लाल खट्टर। आप देखिए मनोहर लाल खट्टर जो हैं ये हमारे पूर्व हरियाणा के CM रह चुके हैं, और नायब सिंह सैनी नए हरियाणा CM हैं और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं। और इस समय मनोहर लाल खट्टर जो हैं इनकी पोजीशन भी याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक यूनियन मिनिस्टर बन चुके हैं, पावर एंड यूनियन मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अगर हम बात करते हैं कि इससे पहले क्या देश के अंदर ऐसा कोई चारकोल प्लांट, वेस्ट से चारकोल प्लांट बनाने वाला कोई प्लांट अवेलेबल है, तो बिल्कुल है। इंडिया का लार्जेस्ट वेस्ट टू चारकोल प्लांट जो है वो आपको वाराणसी के अंदर देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश में, और लगभग 600 टन ऑफ वेस्ट डेली वो जो है उसको चारकोल में कन्वर्ट करता है, ये बड़ी बात है। NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड, a wholly owned subsidiary of NTPC Limited, will establish the charcoal plant in collaboration with municipal corporation that we have already discussed। ठीक है, ओके। क्या है ये NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड, आखिर ये है क्या, थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। इट वॉज सेटअप बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन NTPC लिमिटेड इन 2002। अगर NTPC की मैं बात करूं तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ NTPC। इट इज इन द बिजनेस ऑफ पावर ट्रेडिंग एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ मेड इट नोडल एजेंसी, कि एक नोडल एजेंसी बनाया गया है जो पूरा जितना भी पावर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो उसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात आती है, दे जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ विंड, विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करते हैं, पानी की हेल्प से। तो ये सारा कुछ जो है ये NTPC के हाथ में ही है। और इसके अलावा क्रॉस बॉर्डर जो हमारी ट्रेडिंग होती है पावर की, वो होती है बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ, तो उसमें भी NTPC का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नई दिल्ली के अंदर, और इसके इस प्रेजेंट टाइम में जो CEO हैं उनका नाम है NK शर्मा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। गुजरात स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च श्रमिक बसेरा स्कीम। अब बसेरा का मतलब आप समझ सकते हैं कि किसी को शेल्टर प्रोवाइड करना, और श्रमिक का मतलब हो गया कि जो एक तरह से मजदूर हैं उनकी बात की जा रही है, डेली वेज जो हैं या कंस्ट्रक्शन वर्कर जो हैं उनकी बात की जा रही है। तो हम सब ने देखा हुआ है कि जो कंस्ट्रक्शन साइट होती हैं उसके आसपास ये लोग अपना टेंट बना लेते हैं, या अगर हम बात करते हैं तो टेम्पररी बेस पे एक शेल्टर बना लेते हैं। ठीक है, तो उनकी इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम लाया गया है, मतलब ये लॉन्च किया गया है, जिसको बोला जा रहा है श्रमिक बसेरा स्कीम। तो इसमें होगा क्या, इसमें ये होगा कि टेम्पररी हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी टू द फाइनेंशियली अनस्टेबल, स्पेशली जो लेबर्स हैं। ठीक है, और लेबर्स में भी दो इन्वॉल्व हो जाते हैं इसमें, एक आपके कंस्ट्रक्शन लेबर, ठीक है, और दूसरे होते हैं डेली वेज वाले।
नॉर्मली देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन लेबर जो होते हैं वो डेली वेज में ही इंक्लूडेड रहते हैं। एज पर द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात स्टेट, द गवर्नमेंट विल सेटअप 17 हाउसिंग स्ट्रक्चर्स इन अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, राजकोट सिटीज़। यानी ये जो 4 शहर हैं आपके कहाँ के, गुजरात के, यहाँ पे ऐसे 17 हाउसिंग स्ट्रक्चर सेट किए जाएंगे और वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, लेबरर्स हैं, उनको हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी टेम्पररी बेस पे। तो इस स्कीम में पूरी क्या चीज़ें हैं, तो इसमें देखिए वेरियस ड्वेलिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे और सिटीजन, इसमें क्या है कि जो इस कैटेगरी में आएंगे, मतलब कंस्ट्रक्शन वर्कर जो होंगे या लेबर जो होंगे, इनको सिर्फ दिन भर का 5 रुपये पे करना होगा फॉर पर डे, ठीक है, और 5 रुपये में इनको रहने के लिए वो शेल्टर हाउस प्रोवाइड किया जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात स्टेट, अ टोटल ऑफ अराउंड 15,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर, कि लगभग एक बार में 15,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर को इसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और ऐसे लगभग 1500 करोड़, तो 15,000 के लिए 1500 करोड़ का ये प्रोजेक्ट जो है पास किया गया है, मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है। एंड इसके जो बेनिफिशरी होंगे वो लेबरर या फिर कंस्ट्रक्शन वर्कर होंगे जो डेली बेस पे हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है, इट इज़ रिलेटेड टू स्पोर्ट और ग्रैंड प्रिक्स की हम बात करते हैं। ऐसे लगभग आप देखिए कि साल भर में लगभग 24-25 ग्रैंड प्रिक्स होते हैं, आगे मैं बताऊंगा आपको। तो ये जो ऑस्कर पिएस्त्री हैं, इन्होंने फार्मूला 1 टाइटल जो हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स है वो जीत लिया है। और क्योंकि इन्होंने फर्स्ट टाइम जीता है, तो अगेन एज यू सी इन द फोटो कि पहली बार ऐसा देखने को मिलेगा, ही वॉज क्वाइट इमोशनल अबाउट दिस थिंग कि ऑस्कर पिएस्त्री सिक्योर्ड फर्स्ट एवर फार्मूला 1 टाइटल हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स ऑन 21 जुलाई 2024। ये कहाँ हुआ था? हंगेरियन जो रेसिंग ट्रैक है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एक स्मॉल हंगेरियन टाउन है, कहाँ है? मोगियोरोड जो जगह है वहाँ पे ये पूरा ट्रैक है और उस रेस में ये जीत गए, फर्स्ट आ गए। ऑस्कर पिएस्त्री ऑफ टीम मैक्लरेन, अब इनकी पूरी एक टीम होती है, ठीक है, और हो सकता है कि एक ही टीम से दो रेसर जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, तो मोटर जो रेसिंग होती है ये देखने को मिलता है, काफ़ी फास्ट तरीके से व्हीकल्स जो होती हैं दौड़ती हैं। तो टीममेट लैंडो नॉरिस जो इन्हीं के टीममेट थे वो सेकंड पोजीशन पे आए। लेविस हैमिल्टन, आपने देखा होगा फार्मूला 1 रेसिंग कार की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है जो नॉर्मली कई बार फर्स्ट पोजीशन पे देखने को मिलते हैं। मर्सिडीज़ कंपनी के लिए ये रेसिंग करते हैं और ये थर्ड पोजीशन पे है। 2024 फार्मूला 1 सीज़न अगर हम बात करते हैं तो लगभग ऐसे 2024 में 24 ग्रैंड प्रिक्स होंगे, जिसमें से हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स एक था एंड इस बार 13वां हुआ था ये हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है। तो 24 में से 13वें नंबर का हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स हुआ है और बाकी रिमेनिंग जो है वो बाद में अलग अलग प्लेस पे ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। मैक्स वर्स्टैपन का आपने नाम सुना होगा, जो कि रेड बुल टीम के लिए रेस करते हैं। पूरा ये जो 13 अब तक रेस हुए हैं उसमें से ये पॉइंट टेबल में टॉप पोजीशन पे हैं आज के समय में, और लगभग 265 पॉइंट्स के साथ। और सेकंड प्लेस पे हैं लैंडो नॉरिस ऑफ द मैक्लैरेन टीम, की यही जो सेकंड आए हैं वो सेकंड पोजीशन पे हैं, ऑल इन द 13 रेसेस, ठीक है। फार्मूला 1 एक मोटर कार रेसिंग स्पोर्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय द फेडरेशन इंटरनेशनल दे ऑटोमोबाइल, FIA के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जाता है, एक मोटर कार रेसिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ इज अगेन रिलेटेड टू स्पोर्ट्स एंड दिस इज अबाउट लिएंडर पेस। आपने कई बार नाम सुना होगा, महेश भूपति, लिएंडर पेस का एक साथ नाम आता था टेनिस की दुनिया में। भारत की तरफ से सबसे अव्वल नंबर के जो प्लेयर थे पुरुष कैटेगरी में, ठीक है। तो लिएंडर पेस और साथ में विजय अमृतराज जो हैं, इनको ऑनर किया गया है इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ द फेम में जोड़ के, ठीक है। सो इंडियन टेनिस लीजेंड लिएंडर पेस एंड विजय अमृतराज बिकेम द फर्स्ट इंडियन एंड फर्स्ट एशियन मैन टेनिस प्लेयर। देखो ये बड़ी चीज़ हो जाती है कि पहले इंडियन एंड फर्स्ट एशियन मैन टेनिस प्लेयर टू बी इंडक्टेड इन द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। क्वेश्चन ये आता है ये हॉल ऑफ फेम क्या है? तो जो लीजेंड्स होते हैं जो रिटायर हो जाते हैं उसके बाद इन लोगों को ऑनर करने के लिए ये हॉल ऑफ फेम, मतलब एक अलग तरीके से वहाँ पे कई जगह पे तो हम वैक्स की जो मूर्ति है वो बनी हुई देखते हैं, तो इस तरीके से उन लोगों को उसमें ज्वाइन कराया जाता है, ठीक है। सो इंडिया जो है वो 28th कंट्री बन गई है दुनिया भर में टेनिस प्लेयर्स के मामले में जिनको इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में जगह मिला है। अलॉन्ग विथ लिएंडर पेस, विजय अमृतराज और ब्रिटिश स्पोर्ट जर्नलिस्ट रिचार्ड इवंस जो हैं, इनका भी नाम आया, जिनको इंडक्ट किया गया इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में।
टोटल नंबर ऑफ टेनिस लीजेंड्स जो कि अब तक इंडक्ट किए जा चुके हैं हॉल ऑफ फेम में वो है 267 आउट ऑफ 28 नेशन, मतलब 28 नेशन में से फ्रॉम 28 नेशन, ठीक है। लिएंडर पेस प्लेयर के रूप में, और कैटेगरी जो होती है अलग अलग होती है कि कुछ लोग जो कि सपोर्टिंग रोल निभाते हैं, तो लिएंडर पेस एक प्लेयर के रूप में उसमें ऐड हुए हैं। अमृत राज और इवंस जो हैं वो रिकॉग्नाइज किए गए हैं फॉर द कंट्रीब्यूटर कैटेगरी के रूप में, कि इन्होंने इस स्पोर्ट्स को डेवलप करने में, ग्रोथ करने में कंट्रीब्यूटर का काम किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगेन दिस इज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स एंड यूकी भाम्बरी जो कि अगेन इंडिया के हैं, ठीक है, और एल्बैनो ओलिवेटी, इन्होंने क्लिंच किया है मेंस डबल टाइटल एट एटीपी स्विस ओपन। तो अगेन दिस इज रिलेटेड टू टेनिस, प्रोफेशनल का ये जो होता है। इंडियन टेनिस प्लेयर यूकी भाम्बरी इन पार्टनरशिप विद एल्बैनो ओलिवेटी, यानी डबल्स का ये जो गेम था, इनके बारे में बड़ी बात यह है यूकी भाम्बरी के बारे में कि इन्होंने डबल्स वाले कैटेगरी में कई बार जीता है, ठीक है, 3-4 बार। तो ही हैज़ वॉन द 2024 स्विस ओपन जी स्टैड मेंस डबल्स टाइटल। स्विस ओपन जी स्टैड 2024 वॉज हेल्ड इन जी स्टैड सिटी, स्विट्ज़रलैंड। ये स्विट्ज़रलैंड के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया था 15 से 21 जुलाई के बीच में, और लगभग 250 जो इसमें इवेंट्स हैं खेले गए क्ले कोर्ट्स के ऊपर। दिस वॉज 56th एडिशन ऑफ द स्विस ओपन जी स्टैड टेनिस टूर्नामेंट। अगर ये बात करते हैं 56th एडिशन था, जो कि शुरुआत 1915 से हुई थी इसकी, और थर्ड एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, ठीक है, एटीपी का फुल फॉर्म होता है। तो स्विस ओपन जी स्टैड 2024 टाइटल वॉज द थर्ड एटीपी टाइटल फॉर यूकी भाम्बरी, कि ये अब तक इतने सारे जो जी स्टैड एटीपी टूर्नामेंट खेले गए हैं, अगर बात करते हैं स्विस ओपन वाली, तो उसमें ये तीसरा इनका मेडल है, ठीक है, थर्ड टाइटल है। यूकी भाम्बरी हैज़ बीन मोर सक्सेसफुल एज ए डबल प्लेयर एंड हैज़ वॉन 3 डबल्स एटीपी टाइटल सो फार। तो एज ए डबल प्लेयर ये ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं, इंडिविजुअल इवेंट में नहीं रहे हैं इतना, लेकिन ठीक है, ये भी अच्छी बात है, कहीं से ना कहीं से अवार्ड आ रहा है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो साउथ अफ्रीका की जो टीम थी उसको साथ पार्टनरशिप करके भी इन्होंने 2023 में जीता था, और एल्बैनो ओलिवेटी जिनके साथ इस बार पार्टनरशिप में थे, तो यहाँ भी इन्होंने इससे पहले जर्मनी के अंदर भी ये डबल जो प्लेयर का होता है वो गेम जीता था। ये थे आज के आपके टोटल करंट अफेयर्स जो इम्पॉर्टेंट हो सकते थे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं लेके आया था। इसके अलावा कुछ ऐसी टॉपिक्स हैं, हर बार मैं आपको कहता हूँ कि इनके ऊपर भी रिसर्च करिए, ये आपके प्रिपरेशन में बहुत बेनिफिट कर सकते हैं, मतलब आपको प्रिपेयर कर सकते हैं आगे एग्जामिनेशन में आने के लिए। तो व्हाट इज़ उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल, कि उत्तराखंड का क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल है। अब देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल जो है सबसे पहले इंप्लीमेंट करने में उत्तराखंड भी आगे रहा, तो इस बार इंप्लीमेंट किया, तो उसके ऊपर पूछा गया है। रिसेंट अमेंडमेंट जो हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर रूल 2020, वो क्या है। व्हाट इज़ रोल ऑफ WHO इन हेल्थ सेक्टर, हेल्थ सेक्टर में WHO का क्या रोल है। सिग्निफिकेंस ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर इन इंडियाज़ ग्रोथ, एंड व्हाट आर द की फैक्ट्स रिलेटेड टू काजीरंगा नेशनल पार्क, इसका नाम क्यों आ रहा है, इससे रिलेटेड क्या की फैक्ट्स हैं। अब एज यू ऑल नो, जैसा कि हर एक करंट अफेयर्स के बाद हम एक रिवीजन करते हैं, वो रिवीजन हमारे MCQ क्वेश्चंस के थ्रू होता है और बहुत फास्ट वे मेथड में ये करना होता है। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपको कमेंट बॉक्स में इनके आंसर करके और एक तरह से आप अपनी प्रिपरेशन को भी चेक कर सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे इन पार्लियामेंट में किसने इंट्रोड्यूस किया, तो एज ऑलवेज इट इज़ इंट्रोड्यूस बाई फाइनेंस मिनिस्टर, एंड हु इज़ द करंट फाइनेंस मिनिस्टर, कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। When was रिलीज इकोनॉमिक सर्वे 2023-2024, कब रिलीज हुआ है, क्योंकि 23 तारीख को एनुअल जो हम बजट है वो पास हो रहा है, तो एक दिन पहले 22 जुलाई को हमें देखने को मिलेगा इकोनॉमिक सर्वे। व्हाट इज प्रेजेंट डे बिफोर बजट, बजट के एक दिन पहले क्या प्रेजेंट होता है, अगेन इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया आता है। अब तो ये बिल्कुल याद हो गया होगा ऑन द टंग। हु प्रिपेयर्स द इकोनॉमिक सर्वे इन इंडिया, कि प्रिपेयर कौन करता है, तो देखिए चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड रहते हैं, ठीक है, और ये लोग मिलके प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे कब प्रेजेंट किया गया था, तो नॉर्मली हम 52 में देखते हैं, इलेक्शन देखने को मिलता है, लेकिन 1950-51 में ये प्रेजेंट किया गया था। विच कंपनी हैड साइंड MOU, एक MOU कौन सी कंपनी ने साइन किया है हरियाणा गवर्नमेंट के साथ, टू सेटअप ग्रीन चारकोल प्लांट्स। अगेन दिस इज सेटअप बाई NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस श्रमिक बसेरा स्कीम,
जो श्रमिक हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं, डेली वेज लेबरर्स हैं, तो ये गुजरात की गवर्नमेंट के द्वारा ये स्कीम लेके आया गया है। ऑस्कर पियास्त्री जो कि फर्स्ट फार्मूला 1 टाइटल अपना जीते हैं हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 21 जुलाई 2024 में, ठीक है। कौन जीता है? अच्छा, ये तो इसमें आंसर ही लिखा हुआ है, इसमें ऑलरेडी इट इज़ रिटन देयर, ठीक है। तो ये ऑस्कर पियास्त्री जीते हैं। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन एंड फर्स्ट एशियन मेंस टेनिस प्लेयर इंडक्टेड, क्योंकि पहली बार कोई एशिया से टेनिस के अंदर हॉल ऑफ फेम, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट हुआ है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज़ लिएंडर पेस। वेयर इज़ द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम लोकेटेड, कहाँ है? ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और यूकी भांबरी जो कि न्यूज़ में है रिसेंटली, बिलोंग्स टू विच फील्ड, किस पर्टिकुलर फील्ड से बिलोंग करते हैं? तो ये आपका टेनिस से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ओके, सो ठीक है, किसके साथ मिलके इन्होंने जीता ये आपको बताना है। अल्बेनो ओलिवेती के साथ मिलके जीता। किस कंट्री से ये खेलते हैं ये आपको बताना है, बिलोंग्स टू विच कंट्री। जो इनके डबल्स में पार्टनर थे वो किस देश से बिलोंग करते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप दिस सेशन इज हेल्पफुल फॉर यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। इसी तरीके के करंट अफेयर्स डिटेल्स के लिए आप बिल्कुल चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय।